एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज बच्चों हम फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम ये कुछ डिफरेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इनको डिस्कस करेंगे। इन पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले, यानी आज हम जो टॉपिक में पढ़ना है उनसे पहले मैं कुछ छोटी सी एक बात कर दूँ। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था उस्ताद के एहतराम के बारे में। देखो बच्चों, उस्ताद वो सीढ़ी होता है जिस पे पाँव रख के बच्चा अपनी ज़िंदगी की मुख्तलिफ जो मंजिलें हैं, कामयाबी हैं, उनको क्या करता है, हासिल करता है। तो इसका मतलब है आपकी ज़िंदगी की कामयाबियों में ये सीढ़ी बहुत अहम किरदार अदा करती है। आपसे आपका उस्ताद खुश है तो बहुत ही अच्छी बात है। खुदा न खास्ता अगर आपका उस्ताद आपसे नाराज़ है तो फिर भी कभी भी याद रखिएगा, उस्ताद जो है वो कभी भी बच्चे के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचता। वो कभी भी रंजिश जो है वो दिल में नहीं रखता कि जी मेरा ये फ़लाँ बच्चा था, इसने मुझसे बदतमीज़ी की थी, ठीक है तो चलो मैं अब इसको उस लिहाज से गाइड ना करूँ। उस्ताद की हमेशा बल्कि यकीनन यही कोशिश होती है कि अपने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से क्या करता है, गाइड करता है। तो इसीलिए उस्तादा की इज़्ज़त को मलूज़ खातिर रखिएगा, याद रखिएगा। वो सीढ़ी है, सीढ़ी नहीं होगी तो आप कामयाबी की मंजिलें तय नहीं कर सकते। लो जी बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमने आज डिस्कस करनी है, एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर में अक्सर औकात आ जाया करता है। मैं जो अक्सर औकात आ जाया करता है कहता होता हूँ, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आ जाना है। अक्सर औकात आ जाया करता, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आपने नॉलेज पेपर पास करने के लिए नहीं लेना सिर्फ, ठीक है। आपके पास नॉलेज, कोई भी आपसे पूछे, इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपको हर चीज़, अच्छी बुरी चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो जी पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट नेम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। लो जी आ जाइए, हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, इसके हमने क्या लिखने हैं, सिर्फ नाम बताने हैं। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट। देखो आपको इनके नाम याद होंगे ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड का चैप्टर हम कर रहे हैं, आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा। इसी से रेलेवेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। जब आपको पता होंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे तरीके से फिर क्या कर लोगे, अटेम्प्ट कर लोगे। लो जी नाम बता रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में, सिर्फ हमने इनके नाम लिखने हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड का लाउडनेस जी। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड का पिच। लाउडनेस ऑफ साउंड लिख लें, पिच ऑफ साउंड लिख लें, जैसे मर्जी करके लिख लें। जी थर्ड वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड का बेटा क्वालिटी ऑफ साउंड। कुछ बुक्स के अंदर उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि साउंड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो साउंड है, ठीक है, उनके अंदर म्यूजिक एंड नॉइस, वो भी उसके कैरेक्टर्स में आता है। तो जी उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 5th वाला इंटेंसिटी ऑफ साउंड, या खाली आप इंटेंसिटी लिख लें। लास्ट वाला है साउंड इंटेंसिटी लेवल। ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड और चीज़ है और साउंड इंटेंसिटी लेवल और चीज़ है। हमारी बुक में सिर्फ ये लिखे हुए हैं, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड और साउंड इंटेंसिटी लेवल। ये म्यूज़िक एंड नॉइस, मैंने बताया कि कुछ बुक्स ने ये भी बताया हुआ है कि म्यूज़िक एंड नॉइस भी साउंड का ही एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। राइट नेम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
साउंड। साउंड के करेक्टरिस्टिक्स क्या लिखने, हमने सिर्फ नाम लिखने थे। आ जाए जी, लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट। लाउडनेस क्या चीज़ है, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स के नाम लिखे और उनको एक्सप्लेन करें। अब आपने ज़रा ध्यान से देखना है, मैं बड़ी टेक्निकल चीज़ें भी इसके अंदर बताऊंगा आपको, कुछ हम डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे, इनसे रेलेवेंट क्या बन सकती हैं, हमारे टॉपिक से रेलेवेंट जो डायग्राम्स है। लो जी, क्वेश्चन, व्हाट इज लाउडनेस ऑफ साउंड, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स अपॉन। व्हाट इज लाउडनेस, what are the factors, what are its factors, explain। लो जी, लॉन्ग क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। मैंने पहला करेक्टरिस्टिक्स ही लिखा था लाउडनेस, इसका मतलब है हमने ये सारे करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने हैं। हर करेक्टरिस्टिक्स याद रखिए बच्चों, एक अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन है, अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन इसका भी पूछा जा सकता है। लाउडनेस के बारे में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ इतना सा भी पूछ सकता है, व्हाट इज लाउडनेस, राइट द नेम्स ऑफ द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड। भाई उन फैक्टर्स के नाम लिख दो जिन पर ये लाउडनेस क्या करती है, डिपेंड करती है जी। ठीक हो गया बात। अब आ जाइए बच्चों, सबसे पहली चीज लाउडनेस क्या है। लें जी, लाउडनेस आसान से वर्ड्स के अंदर सीधी सीधी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आएगी। लाउडनेस क्या है, साउंड का करेक्टरिस्टिक्स है ना। देखिए डेफिनेशन बनानी है प्यारी सी करके, खूबसूरत सी करके, वर्ड्स को जो आपने सेलेक्ट करना वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए। लो जी, लाउडनेस क्या है, सच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, सच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच, जिससे हम क्या कर सकते हैं, करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है खूबी। वो कहता है साउंड का ऐसा करेक्टरिस्टिक्स जिससे हम क्या, बाय विच वी डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फर्क बता दें, किसके दरमियान में, बिटवीन, याद रखिएगा दो चीजों के दरमियान जब आप फर्क बता दो, डिफरेंस बता सको, डिस्टिंग्विश कर सको, किन दो चीजों के दरमियान में, बाय विच वी डिस्टिंग्विश बिटवीन फेंट, FAINT, फेंट एंड लाउड साउंड। देखिए मेरी आवाज नहीं है आपको, ठीक है, मैं बोल रहा हूं वो अब आ रही है, मैं थोड़ा और ऊंचा बोलूंगा फिर भी आपको आवाज आ रही है, मैं और ऊंचा बोलूंगा फिर भी आ रही है। इन तीनों आवाज में नहीं आई आवाज, ठीक है। ये बहुत हल्का साउंड था जो आपने सुन भी नहीं सके थे। अब मैं जब बोल रहा हूँ तो अब मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है ना, ठीक है। तो जब हम इन दोनों साउंड्स के बारे में डिस्टिंग्विश कर सकें तो दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज लाउडनेस। भाई हम उसको क्या नाम देते हैं, वो क्या कहलाता है, लाउडनेस। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी सिंपल सी बात है, आपकी डेली लाइफ में ये एग्जाम्पल्स ऐसे ही हैं, आपकी डेली ऑब्जर्वेशन है ये, लेकिन आपने कभी नोटिस नहीं किया। अब के बाद कीजिएगा। देखो जब हम बात करते हैं, जब हम आपस में बात करते हैं, ठीक है, व्हेन वी टॉक विद आवर फ्रेंड्स, हमारी आवर वॉइस इज लो। भाई हमारी आवाज़ हल्की होती है ना जब हम आपस में बातचीत करते हैं। फेंट का मतलब बहुत हल्की। ऐसा तो नहीं है कि जब हम कोलीग्स इकट्ठे बैठे हों या आप फ्रेंड्स इकट्ठे बैठे हों, ठीक है, तो आप बहुत ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो, बिल्कुल साथ पैरेलल मेरे बैठा हुआ है, ठीक है, आपका दोस्त आपके साथ बैठा तो आप उससे बात करें तो बहुत ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं है। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो बहुत हल्की आवाज़ में बात करते हैं, ठीक होगी बात। लेकिन जब हमने एड्रेस करना होता है पब्लिक गैदरिंग को, व्हेन वी एड्रेस पब्लिक गैदरिंग, भाई जब बेटा पब्लिक गैदरिंग को मैं जब एड्रेस करूंगा तो हमारी आवाज़, आवर वॉइस इज ऊंची होती है ना। कभी आपने देखा हो किसी जगह पर तो पब्लिक गैदरिंग हो, ठीक है, जहाँ पर किसी जगह पर कोई जलसा वगैरह हो रहा हो, तो वहाँ पे जो स्पीकर खड़ा होता है, जो बंदा खड़ा होता है स्टेज पर, वो क्या
जिस तरह मैम बोल रही इसी तरह बोल रहा होता है नहीं, बहुत देखिएगा दूर तक गैदरिंग होती है, तो जब वहाँ पर बोला जाता है तो बहुत लाउडर बोला जाता है। आपस में जब हम बातचीत करते हैं तो बहुत ही आहिस्ता बात करते हैं। तो फ़र्क दोनों में क्या था, जब हम आपस में बातचीत करेंगे हमारी वॉइस लो होती है, जब हम एड्रेस कर रहे होंगे किसी पब्लिक गैदरिंग को तो हमारी वॉइस क्या होती है, लाउड। देखिए टीचर जब क्लास में पढ़ा रहा होता है, आसान सी दूसरी एग्जाम्पल, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं, ऐसे बोले तो पीछे वाले बच्चे तक आवाज़ नहीं ना जाएगी, ये भी तो गैदरिंग है ना क्लास के अंदर। तो जब मैं क्लास को एड्रेस कर रहा हूँ तो मेरा वॉइस बहुत लाउडर होएगी, ठीक है। जब मैं आपस में बातचीत कर रहा हूँ अपने कोलीग्स के साथ तो मैं इस ऊंची टून में इतना लाउडर बात नहीं करूँगा, मेरी वॉइस क्या होएगी, लो होगी, फेंट। फेंट का मतलब है बहुत हल्की, जिसको मध्यम कहते हैं, आसान से अल्फाज, बहुत हल्की सी आवाज़ होगी। क्लियर हो गया जी बात। पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट एक लाउडनेस से रिलेटेड एमसीक्यूज भी आता है। एमसीक्यूज तो मैं बाद में लिख रहा हूँ, पहले मैं बता रहा हूँ कि लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन, भाई किस चीज़ पर बेटा, किस चीज़ पर डिपेंड करता है लाउडनेस, देखिएगा लाउडनेस डिपेंड करता है किस चीज़ पर, इट डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ किस चीज़ पर हम बात कर रहे हैं, कौन सी वेव, हम पढ़ी चैप्टर साउंड रहे हैं तो उसका मतलब है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स पर। भाई साउंड वेव्स का एम्पलीट्यूड कितना है उस पर क्या चीज़ डिपेंड करती है, लाउडनेस। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, साउंड लाउडर है या साउंड क्या है, फेंट, हल्का है। अगर साउंड लाउडर होगा तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, अगर साउंड फेंट है तो एम्पलीट्यूड उसका क्या होगा, लो। एम्पलीट्यूड क्या था, मीन पोजीशन से आइदर साइड एक्सट्रीम पे, किसी भी तरफ कितनी दूर तक वेव बनती हैं, या साउंड मेरा कितनी दूर तक जा रहा है। अगर मैं ऊंचा बोल रहा हूं तो मेरा इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा था तो ये मेरी आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाएगी। अगर मैं हल्का बोला तो मेरा एम्पलीट्यूड लो था, ये मेरी आवाज़ ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करेगी, क्योंकि मैं बोला हूँ तो मेरी आवाज़ जो साउंड प्रोड्यूस हुआ ये कुछ देर बाद जाके ख़त्म हो जाता है। ऐसा तो नहीं सर सेल बोल के यहाँ पे चले गए तो उसके बाद कंटिन्यूसली आपको आवाज़ गूंजती जा रही है, आवाज़ आती जा रही है। यहाँ आप ऑनलाइन लेक्चर चेक कर रहे थे, आपने एक दफ़ा वीडियो ऑन की तो पूरा दिन वही आवाज़ चलती जा रही है। भाई वो आवाज़ चाहे स्पीकर से आ रही हो, सोर्स अब मैं बोल रहा हूँ, घर में आप देख रहे तो आपके मोबाइल के या आपके लैपटॉप के स्पीकर से जो आवाज़ आ रही है वो कुछ देर बाद ख़त्म हो जानी है। ऐसा ही है, ऐसा तो नहीं कंटिन्यूसली वो चलती जा रही है, क्योंकि हमने पढ़ा था साउंड फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रैवल करती है वेव्स की शक्ल के अंदर। ऐसा ही है, और जाहिर बात है एनर्जी थोड़ी देर बाद ये क्या हो जाती है, ख़त्म है, यानी इसकी इंटेंसिटी लो होती जाती है। क्लियर हो गया जी बात। ये हो गया जी डिपेंड किस चीज़ पर लाउडनेस करती है, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स पर डिपेंड करती है लाउडनेस। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक आपको कि लाउडनेस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। अब एक हम छोटी सी एक ना नहीं डायग्राम हम बाद में देखते हैं, पहले लाउडनेस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से आपने देखना है कि लाउडनेस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फैक्टर्स हम देख लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स में अगर आप बोर्ड की तरफ देखें तो मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखे हुए हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी और डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। इतना सारा भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज लाउडनेस, लाउडनेस क्या है। याद रखो जब भी आपने डेफिनेशन लिखनी, एग्जाम्पल आपने लाजमी कोड करनी है। व्हाट इज लाउडनेस, ये 3 लाइनें लिखने में 2 या 3 मिनट लगते हैं, खूबसूरत सा प्यारा सा लिखने में। व्हाट इज लाउडनेस, शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। व्हाट इज लाउडनेस, राइट नेम्स ऑफ इट्स फैक्टर। भाई सिर्फ उसके फैक्टर्स के नाम लिखने हैं बेटा। लाउडनेस क्या है, डेफिनेशन लिखी, फैक्टर्स के नाम लिख दिए, 2 नंबर पूरे हो गए। लॉन्ग आ जाए, व्हाट इज लाउडनेस, राइट इट्स फैक्टर्स, व्हाट आर इट्स फैक्टर, एक्सप्लेन, उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, फिर उनकी आपने क्या करनी है, एक्सप्लेनेशन भी बतानी है, उनको एक्सप्लेन करके बताना है कि उनके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। लो जी आ जाओ, सबसे पहला वाला फैक्टर है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। पहले वाले फैक्टर पे आ जाते हैं हम। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। भाई जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है
उसके एम्पलीट्यूड से लाउडनेस को क्या इफेक्ट होता है। पहली बात, छोटी सी एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, लाउडनेस आप खुद ही मुझे बता देंगे, मुझे पता मेरे बच्चे बहुत लाइक हैं। लाउडनेस, ये सिंबल, दिस सिंबल इज प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल। लाउडनेस प्रोपोर्शनैलिटी किस चीज के साथ होती है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। शाबाश जी, मेरे बच्चों को पता चल गया ना क्या मैंने लिखा है। लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज के साथ? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के साथ लाउडनेस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक होगी बात? कैसे? मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल में देखिएगा कि अगर हम, पहली तो बात, ये स्टेटमेंट क्या बताती है? जितना ज़्यादा वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड होगा उतना साउंड लाउडर होगा, जितना वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड कम होगा उतना साउंड क्या होगा? फेंट होगा। फेंट का मतलब है बहुत क्या होगा? हल्का होगा। अब फॉर एग्जाम्पल जो साउंड प्रोड्यूस होता है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, साउंड प्रोड्यूस बाय गिटार, गिटार का पता है ना, इज लाउडर इफ वी प्लक इट्स स्ट्रिंग्स मोर वायलेंटली। भाई गिटार आपने देखा है ना, गिटार फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ गिटार, गिटार के ऊपर स्ट्रिंग्स लगे होते हैं ना, अगर मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता प्लग करूंगा तो बहुत हल्की आवाज़ आएगी, फेंट, मध्यम। अगर मैं उन्हीं के उसको मैं ज़्यादा जोर, क्यों मध्यम आवाज़ आई? क्योंकि वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड लो था। अगर मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से फोर्सफुली, ठीक है, वायलेंटली उनको प्लग करूंगा तो साउंड क्या आएगा? लाउडर। द रीजन इज दैट कि एम्पलीट्यूड वाइब्रेटिंग बॉडी का क्या हो चुका हुआ है? इंक्रीज हो चुका हुआ है। क्लियर होगी बात? ऐसे ही इसके अलावा भी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं दूसरी एग्जांपल बता रहा हूं, आपके पास एक ड्रम है, ठीक है, आप ड्रम को जितना फोर्सफुली बीट करेंगे, अगर आपने ड्रम को आपने फोर्सफुली बीट किया जोर से, अगर आप ड्रम को फोर्सफुली बीट करेंगे तो क्या होगा उससे? ऐसा ही है भाई, लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगा ना, लाउडर साउंड प्रोड्यूस हुआ। लेकिन ऐसे ही सिमिलरली अगर आप ड्रम को क्या कर रहे हैं, इसकी मेम्ब्रेन, अगर आप ड्रम को हल्का बीट करेंगे तो आपको जो आवाज़ आएगी वो बिल्कुल हल्की आएगी। द रीजन इज दैट कि आपने एम्पलीट्यूड उसका क्या कर दिया है? इंक्रीज कर दिया है। क्लियर होगी बात? ड्रम से ऊंची आवाज आई अगर फोर्सफुली बीट किया गया गिटार के स्ट्रिंग से, ठीक है, अगर आपने उनको फोर्सफुली प्लग किया तो आपको फोर्सफुली प्लग करने से क्या होएगा? एक, यानी इसका रिजल्ट क्या था? इसमें भी लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगा, इसमें भी क्या आ रहा है? लाउडर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जरा एक ग्राफ बनाना है, इसके साथ आपने ध्यान से देखना है। ग्राफ ये है जी, मैं इसके साथ बना रहा हूँ, इधर ही बना लेते हैं ग्राफ, ताकि आपको पता चल जाए किसी के साथ ही ग्राफ बनाना है कि लाउड साउंड और फेंट साउंड में डिफरेंस क्या है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, लाउड और फेंट साउंड में डिफरेंस क्या है। लेकिन यहां पे मैंने, आप खुद ही मुझे बता देंगे, मुझे पता है, एक ये मैंने बनाई, हमें नजर आ रहा है दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये वाला साउंड डेफिनेट बात है, क्या होगा? साउंड लाउड साउंड होगा, और ये वाला साउंड क्या होगा? दिस साउंड इज फेंट। फेंट या उसका हम हल्का, क्वाइट, बहुत हल्का साउंड भी कह सकते हैं। रीजन क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है, इस वाले हिस्से का क्या है बेटा? लार्जर एम्पलीट्यूड है भाई, एम्पलीट्यूड ज्यादा है। एम्पलीट्यूड क्या था? ये मेन पोजीशन से उससे कितनी दूर है? ऊपर। दिस इज एम्पलीट्यूड, ज्यादा एम्पलीट्यूड है तो इसका मतलब है लार्जर साउंड होगा, ठीक है। और दूसरा वाला जो था उसका क्या है? इसमें एम्पलीट्यूड देखें, नजर ही आ रहा है हमें, भाई इतना सा है, इतना सा है, तो दिस वन इज, ये लार्जर था, दिस वन इज लो या स्मॉल, लो एम्पलीट्यूड कर लें या
स्मॉल एम्पलीट्यूड कर ले, जो सा मर्जी कर ले, वर्ड लिख ले, स्मॉलर एम्पलीट्यूड। भाई एम्पलीट्यूड क्या है, कम है, उसमें एम्पलीट्यूड क्या था, ज़्यादा था। ये हो गया जी हमारा फर्स्ट फैक्टर, जिसमें हमने क्या चीज़ डिस्कस की है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। मैं फिर से बता देता हूँ, लाउडनेस, ये लाइन आप याद रख लें, आपको सारी चीज़ याद हो जा रही है। लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड साउंड लाउडर, जितना कम एम्पलीट्यूड साउंड क्वाइट या फेंट, हल्का साउंड होगा। क्लियर होगी बात। लाउडनेस ऑफ साउंड में पहला वाला फैक्टर था एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। जितना ज़्यादा आप एम्पलीट्यूड कर देंगे उतना ज़्यादा वाइब्रेटिंग बॉडी, उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, साउंड लाउडर हो जाएगा। जितना कम करेंगे एम्पलीट्यूड उतना साउंड क्या हो जाएगा, फेंट हो जाएगा। दूसरे वाले फैक्टर पर आ जाए जी। फैक्टर नंबर 2 है, देखिएगा पहला वाला फैक्टर हो गया हमारा। पहले वाले फैक्टर के बाद ना एक एमसीक्यूज करते हैं। आ जाइएगा जरा, ये एमसीक्यूज मैंने यहाँ लिखा हुआ, देखिएगा ध्यान से। द लाउड, ये एमसीक्यूज नंबर 5 है आपकी बुक की एक्सरसाइज का, एमसीक्यूज नंबर 5 है। ध्यान से अगर मेरा बेटा देखिए इसको, मैंने लिखा हुआ है द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स। शाबाश, टॉपिक में देखें हमें किसी जगह पर नजर आ रहा है लाउडनेस ऑफ साउंड ज्यादा क्लोजली किस चीज के साथ रिलेट करता है, शाबाश, किस चीज के साथ रिलेट करता है, एम्पलीट्यूड के साथ। शाबाश मेरा बेटा, इसमें क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगी, पीरियड आएगा, वेवलेंथ आएगा, यहाँ क्या चीज आएगी, एम्पलीट्यूड। क्या चीज आएगी, लाउडनेस ऑफ साउंड किससे रिलेट करती है, रिलेशन उसका किस चीज के साथ है, क्या फ्रीक्वेंसी के साथ है, क्या पीरियड के साथ है। फ्रीक्वेंसी क्या थी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। पीरियड क्या था, एक सेकंड में कितनी वेव्स गुजर रही हैं। वेवलेंथ क्या थी, 2 कंसेक्टिव क्रेस्ट या ट्रफ के दरमियान या 2 कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड क्या था, मीन पोजीशन से कितनी दूर। तो लाउडर साउंड कब होगा, जब एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। फेंट साउंड कब होगा, जब एम्पलीट्यूड कम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर लाउडनेस ऑफ साउंड मोस्ट क्लोजली रिलेट किस चीज के साथ कर रहा है मेरा बेटा, शाबाश, किसके साथ कर रहा है, एम्पलीट्यूड के साथ। बुक का एमसीक्यूज नंबर 5 था, एक्सरसाइज का एमसीक्यूज नंबर 5 था, याद कर लेना मेरा बेटा, ठीक है। फिर बता रहा हूँ एमसीक्यूज हम दोबारा भी करेंगे। पहला वाला फैक्टर हो गया जी हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। नेक्स्ट वाला फैक्टर हमारा ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। भाई एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी क्या चीज है, दिस वन इज, ये पहला हो गया जी। उसके बाद हम आते हैं जी एरिया पर, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। भाई एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी से लाउडनेस को क्या इफेक्ट होता है। फिर वही बात, फिर आसान सा वर्ड लिख रहा हूं जिससे आपको याद हो जाना चाहिए। भाई लाउडनेस, देखिए मैंने यहां पे डायरेक्टली लिखा था, इसको भी हम डायरेक्टली लिख लेते, समझ जाएंगे आप। लाउडनेस प्रोपोर्शनल है किस चीज के, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। भाई एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन मतलब क्या हुआ, जितना ज़्यादा लार्जर एरिया होगा वाइब्रेटिंग बॉडी का उतना साउंड क्या होगा, लार्जर। जितना एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी लेस होगा उतना साउंड क्या होगा, लेस। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे हमारा एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इंक्रीज करने से साउंड लाउडर हो जाता है और कैसे एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी डिक्रीज करने से हमारा साउंड जो होता है वो, जैसे हमारे पास एक लार्जर ड्रम है, ठीक है बेटा, और एक हमारे पास स्मॉलर या स्मॉल ड्रम है, छोटा ड्रम। बड़ा ड्रम जिसको हम ढोल कहते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, और स्मॉलर ड्रम छोटा जिसको ढोलकी कहा जाता है। देखिएगा अगर ध्यान से देखें तो दोनों के लार्जर ड्रम, इसको भी मैं अगर बीट करूं, इसको मैं बीट किया किसी भी चीज के साथ, इसके बीट करने से क्या होगा, एक हमें लाउडर साउंड मिलेगा, ऊंची आवाज आएगी ना। क्यों, क्योंकि उसका जो सारा एरिया है, फॉर एग्जांपल लार्जर ड्रम का इतना सारा एरिया है, मेम्ब्रेन जिसने वाइब्रेट करना है, ये मेम्ब्रेन ज्यादा वाइब्रेट करेगा तो लाउडर साउंड देगा। स्मॉलर ड्रम, ढोलकी जिसको हम कहते हैं, छोटा ड्रम, जब उसको बीट किया जाएगा, उसको बीट करने से हमें क्या आएगा,
एक लो साउंड प्रोड्यूस होगा। ऐसे ही है, यानी सेम फोर्स के साथ बीट करना है। ऐसा नहीं ड्रम को आप आराम से बीट कर रहे हैं और वो जो स्मॉलर ड्रम उसको जोर से कर रहे हो कि सर दोनों में तो डिफरेंस आ गया। नहीं, सेम फोर्स के साथ इसको भी बीट करना है, सेम फोर्स के साथ इसको भी आपने बीट करना है। तो दोनों में जैसे लो साउंड है तो फॉर एग्जाम्पल इसका देखो, इसका मेम्ब्रेन इतना छोटा सारा है, तो छोटा एरिया है, कम एरिया वाइब्रेशन हो रही है तो कम साउंड होगा, ज़्यादा एरिया होगा तो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। आपने देखी होगी किस चीज़ की, ट्यूनिंग फोक। भाई जब ट्यूनिंग फोक को जब हम किसके साथ, रबर पैड के साथ वाइब्रेट करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आऊँगा तो मैं आपको ट्यूनिंग फोक लेके आऊँगा। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि उससे साउंड जो आ रहा है डिफरेंस कैसे आ रहा है। अभी ज़रा समझ लीजिए, ट्यूनिंग फोक है, ट्यूनिंग फोक जब वाइब्रेट कर रहा है, एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक है। ठीक है, वो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक जब आप अपने ईयर के पास लेके आओगे तो आपको बहुत ही फीबल साउंड हर्ड होगा। भाई बहुत ही हल्की आवाज़ आ रही होगी, लेकिन जैसे ही आप उस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को किसी टेबल पर प्लेस कर दें, टेबल सरफेस के साथ सिर्फ टच कर लें जी, टेबल सरफेस के साथ आप टच करोगे तो टच करने से आपको लाउडर साउंड सुनाई देगा। क्यों लाउडर साउंड सुनाई देगा? क्योंकि एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी क्या हो चुका हुआ है, इंक्रीज। ये देखो, मैं आसान सी छोटी सी एग्जांपल बता देता हूँ। देखो ये है, इसको मैं इसके साथ स्ट्राइक कर रहा हूँ, इतनी आवाज़ आ रही है ना, मैं इसी फोर्स के साथ कर रहा हूँ, आपको इतनी सी आवाज़ आ रही होगी। देखो ये सारी सरफेस है, मैं इसके साथ कर रहा हूँ, उसी कर रहा हूँ, आवाज़ आपको ज़्यादा आ रही है क्योंकि ये सरफेस एरिया ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है। ये सरफेस एरिया, वाइब्रेटिंग सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका वाइब्रेटिंग सरफेस एरिया क्या था, लेस था। तो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को जब आप अपने ईयर के नियर लेके आओगे, यू विल हर्ड अ फीबल साउंड, हल्की सी आवाज़ आएगी। उसी वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को जैसे मैं इस वाइट बोर्ड के साथ टच करूँगा तो ज़ोर से ऊंची आवाज़ आएगी। द रीज़न इज़ दैट कि वाइब्रेटिंग एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज। आसान सी एग्जांपल, घर में आपके मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल को वाइब्रेशन मोड पर लगाएं। ठीक है, उस वाइब्रेशन मोड पर लगाने के बाद पहले आप उसके किसी चेयर के ऊपर प्लेस करें, छोटी सी जगह पर प्लेस करें। ठीक है, तो उसका साउंड देखिएगा, क्योंकि उसके साथ जब मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है तो सरफेस भी तो वाइब्रेट कर रही है ना, साउंड आएगा। उसी को आप एक बड़ी सरफेस के ऊपर प्लेस करके देखिएगा तो आपको एक लाउडर साउंड सुनाई देगा वाइब्रेशन से। क्यों लाउडर साउंड सुनाई देगा? क्योंकि एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी क्या हो जाता है, उसके साथ इंक्रीज हो जाता है। क्लियर होगी जी बात? ये था जी हमारा सेकंड वाला फैक्टर, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी क्या था। लास्ट वाला हमारा एक फैक्टर रह गया है, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। भाई डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी क्या चीज़ है? ये तो सबसे आसान चीज़ है, समझ लेनी है आपने। डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी क्या चीज़ है? डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। भाई अगर कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो उसके डिस्टेंस से लाउडनेस, हम पढ़ लाउडनेस रहे हैं, लाउडनेस को क्या इफेक्ट होता है, कैसे इफेक्ट होगा। मैं पहले एक सिंपल सी आपको एग्जांपल बता दूं, देखिएगा। आप एक जगह पर बोल रहे हैं, ठीक है, जितना आप लाउडर बोलेंगे, ठीक है, उतनी आवाज़ ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके जाएगी। जितना आप लो बोलेंगे उतनी आवाज़ कम डिस्टेंस कवर करेगी। क्यों? ये किस चीज़ से कॉज होता है? इट इज़ कॉज बाय डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड बाय इंक्रीज इन डिस्टेंस। इसकी वजह क्या होती है? डिक्रीज इन, याद रखनी है आपने बात, डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड बाय, किस वजह से? बाय इंक्रीज इन क्या चीज? डिस्टेंस। ये डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड बाय इंक्रीज इन डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हरगिज मतलब ये नहीं है कि भाई एम्पलीट्यूड अगर कम होगा तो उससे उसने डिस्टेंस क्या करना है, डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड इंक्रीज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया एम्पलीट्यूड कम नहीं। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एम्पलीट्यूड जितना था वहाँ तक नहीं पहुँच सका था, वो आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच सकी थी। ठीक है, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आपके घर में मेरी आवाज़ ही आपके पास ऑनलाइन आ रही है ना, वैसे घर तक तो नहीं ना पहुँच रही। ठीक है, यहाँ जब मैं क्लास के अंदर होता हूँ, मैं क्लास में बोल रहा हूँ, ठीक है, जब बच्चों को पढ़ा रहे होते तो मेरी आवाज़ दूसरे वाले कैंपस पे तो नहीं ना जा रही। द रीज़न इज़ दैट कि मेरा एम्पलीट्यूड
मूव करते करते खत्म हो गया, कम हो गया, क्योंकि मेरा डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सर सुहेल यहाँ पर बैठ के क्लास में बोलें, ठीक है, तो मेरी आवाज़ बिल्कुल हर पूरे पाकिस्तान में चली जाए, ऐसी तो कोई साइंस नहीं है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने के से क्या होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो रहा होता है, दैट इज बाय डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी से क्या होता है, जितना लार्जर डिस्टेंस होगा, जितना वाइब्रेटिंग बॉडी से जितना लार्जर डिस्टेंस होगा, लार्जर डिस्टेंस का मतलब है जहां पे जो चीज़ वाइब्रेट कर रही है, जो सोर्स है जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जितना लार्जर डिस्टेंस होगा, ठीक है, उतना हमें क्या साउंड सुनाई देगा, लो साउंड, हल्की आवाज़ आएगी, क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते साउंड खत्म हो गया। ऑपोजिट इसका वाइस वर्सा क्या है, जितना स्मॉल डिस्टेंस होगा उतनी ही आवाज़ हमें क्या होएगी, जितना डिस्टेंस स्मॉल होगा उतनी वही आवाज़ हमें क्या सुनाई देगी, लाउडर वॉइस आएगी। जैसे आप क्लासरूम में बैठे हैं, मैं टीचर जब क्लास में पढ़ा रहा होता है तो फ्रंट वाले डेस्क का समझ आ जाएगी अभी आपको, फ्रंट वाले डेस्क पे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे होते हैं उनका डिस्टेंस कम है, ठीक है, उनके पास एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जाना है, ठीक है, तो उन्हें वही मेरी आवाज़ लाउडर सुनाई दे रही होगी। जो बिल्कुल लास्ट पे बैठा होगा उसको मेरी आवाज़ उतनी नहीं सुनाई दे रही होगी लास्ट बेंचर को जितनी फर्स्ट वाले बेंच को सुनाई थी, क्योंकि उतना मेरी वॉइस ने क्या किया है, लॉन्गर थोड़ा सा क्या किया है, डिस्टेंस कवर किया है। क्लियर होगी बच्चों बात। ये था जी हमारा लास्ट वाला फैक्टर, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी डिक्रीज होने से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी से क्या फ़र्क पड़ता है, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी से हमारी लाउडनेस को क्या इफेक्ट होता है। एक लास्ट वाली जी रहेगी हमारी, ये सारे हमने फैक्टर्स कर लिए हैं, लास्ट वाली बच्चों एक चीज़ रहेगी हमारी, क्या चीज़, एक सेल्फ असेसमेंट दी गई है पेज नंबर 22 पर बुक पर। उस सेल्फ असेसमेंट में क्या चीज़ उसने लिखी हुई है, पेज नंबर, बुक का पेज नंबर 22 अगर आप ओपन करें ना तो उसमें देखें जो सेल्फ असेसमेंट बिल्कुल लास्ट पर गिवन है, ठीक है, उस लास्ट वाली सेल्फ असेसमेंट के अंदर जो थर्ड वाली है, सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून, विल यू बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय योर फ्रेंड। क्या आपका फ्रेंड अगर कोई बोल रहा है तो क्या आपको उसकी आवाज़ आएगी, सुनाई देगी। देखिए कि मैं इसको एक छोटी सी डायग्राम के साथ आपको क्लियर कर देता हूँ, बड़ी आसान सी बात, बड़ी सिंपल सी बात। इधर ही हम ये सेल्फ असेसमेंट देख लेते हैं, सेल्फ असेसमेंट पेज नंबर 22 पर थर्ड वाली सेल्फ, लीजिए ये है मून, ठीक है जी, मून पर यहाँ पर ए एंड बी ये दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ये आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। विल दे बी एबल टू हियर बोथ ईच अदर, क्या उन दोनों को आपस में अपनी आवाज़ आएगी, नहीं आएगी। पहली तो बात है नो, कोई भी नो साउंड इज हर्ड। रीजन क्या है, कोई भी आवाज नहीं आनी, ना आने की रीजन क्या है, बिकॉज कोई उन दोनों के दरमियान देर इज नो मीडियम बिटवीन देम, भाई उन दोनों के दरमियान कोई मीडियम नहीं है। मीडियम क्या, हम मीडियम डिस्कस कर रहे थे, क्या चीज, एयर मॉलिक्यूल्स, एयर के पार्टिकल्स। मून पर देर इज नो एयर, वहां पर कोई भी हवा नहीं होती। सो आप और आपके फ्रेंड जो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मून पर चले गए, मून पर किसी भी तरीके से चले गए, ठीक है, तो वहाँ पर आवाज़ ना आने की बेसिक रीज़न क्या है, बिकॉज देर इज़ नो मीडियम, कि वहाँ पर कोई भी मीडियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। जब कोई भी मीडियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब है साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि साउंड को हम बार बार पढ़ चुके हैं कि साउंड ट्रेवल करता है इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम। भाई वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, बार बार मैं बता चुका हूं, वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, वो मीडियम लिक्विड भी हो सकता है, वो मीडियम एयर भी, कुछ भी है, होना जरूरी है, ठीक है। एयर चूंकि मून पर नहीं है तो दैट इज वाई हमें वहां पर कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा। तो जी बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड डिस्कस किए, उनके नाम, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, एक हमने लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया, लाउडनेस शॉर्ट भी बन जाता है। मैंने कहा हर कैरेक्टरिस्टिक्स बजाते खुद एक शॉर्ट क्वेश्चन है। लाउडनेस की डेफिनेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू लाउडनेस। लाउडनेस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये किस मोस्ट क्लोजली रिलेट किस चीज़ के साथ करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स के साथ। फैक्टर्स डिस्कस किए, लॉन्ग में आ जाता है, खाली फैक्टर्स के नाम शॉर्ट में आ जाते हैं। लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के साथ,
एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के साथ एग्जांपल्स हमने देखी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना लॉन्गर डिस्टेंस उतना कम साउंड, जितना कम डिस्टेंस उतना लार्जर साउंड। द रीजन इज दैट, रीजन क्या है कि डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड होता है बाय इंक्रीज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस इंक्रीज हुआ एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया, डिस्टेंस डिक्रीज हुआ एम्पलीट्यूड ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इंक्रीज। साथ में हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन किया है सेल्फ असेसमेंट वाला, और साथ में हमने एक एक्सरसाइज का एमसीक्यूज किया है, एमसीक्यूज नंबर 5। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, ठीक है। घर बैठ के आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इन सारी चीज़ों को याद करना है। याद रखिए आपके टेस्ट भी होने हैं, आपके टर्म एग्जाम भी होने हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप वीडियो को देखिए और देखने के बाद बस उसे भूल जाएं। आप जैसे क्लासरूम के अंदर प्रिपरेशन करते हैं ऐसी समझिए ये आपकी क्लास हो रही है, ठीक है, जिसमें हम आपको कोर्स पढ़ा रहे हैं। आपने सारे कोर्स को जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जिस भी सब्जेक्ट का, जो भी ऑनलाइन लेक्चर्स आपके अवेलेबल हैं, उन लेक्चर्स को लर्न करें, याद करें उनको, क्योंकि अगले दिन वो लेक्चर तो ख़त्म हो गया वहाँ पे, ठीक है। उसको नोट करें, जैसे जैसे टीचर बोलता जा रहा है वैसे वैसे चीज़ें नोट करें, साथ बुक रख के उसको देखते जाएं कि टीचर ने क्या इन्फॉर्मेशन आज हमें डिलीवर की है। उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जाने से पहले फिर वही बात, अपने उस्तादा का एहतराम हमेशा से कीजिएगा। बार बार तलकीन करता जा रहा हूँ, उस्तादा का एहतराम करोगे तो कामयाबी की मंजिलें तय करते जाओगे। इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ बच्चों दोबारा से फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा, ख़ुद को भी महफूज रखें और अपने अजीज़ों वकारों को भी महफूज रखें। अल्लाह हाफिज़।